स्टडी आईएएस विद आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मीन्स 2015 जीएस पेपर 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं डेली 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराता हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हाँ, बशर्ते हमें सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से आंसर राइटिंग करना होगा। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। आज हम देखते हैं कि आचार संहिताओं के निर्धारण, सतर्कता, सेलों, आयोगों की स्थापना, आरटीआई, सक्रिय मीडिया और विधिक यांत्रिकत्वों के प्रबलन जैसे विभिन्न उपायों के बावजूद भ्रष्टाचारपूर्ण कर्म नियंत्रण के अधीन नहीं आ रहे हैं। 150 शब्दों में हमें लिखना है। अब इसमें 2 पॉइंट दिया है। पहला है इन उपायों की प्रभावशीलता का औचित्य बताते हुए मूल्यांकन कीजिए। दूसरा पॉइंट है इस खतरे का मुकाबला करने के लिए और अधिक प्रभावी रणनीतियां सुझाइए। इस दोनों पॉइंट के आधार पर हमें उत्तर को लिखना है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। इसे रोकने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के बावजूद भ्रष्टाचार कई समाजों में लगातार चुनौती बनी हुई है। भ्रष्ट आचरण से निपटने के लिए आचार संहिता निर्धारित करना, सतर्कताशील आयोग स्थापित करना, सूचना के अधिकार आरटीआई को बढ़ावा देना, सक्रिय मीडिया को शामिल करना और कानूनी तंत्र को मजबूत करने जैसे उपाय किए गए हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। उपायों की प्रभावशीलता। पहला पॉइंट है आचार संहिता निर्धारित करने, सतर्कता प्रकोष्ठ आयोग की स्थापना, आरटीआई, सक्रिय मीडिया और कानूनी तंत्र को मजबूत करने के उपाय कुछ हद तक भ्रष्ट प्रथाओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी रहे हैं। निर्धारित आचार संहिता ने सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। सतर्कता प्रकोष्ठों और आयोगों की स्थापना से भ्रष्ट अधिकारियों की जांच और मुकदमा चलाने में मदद मिली है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियों में शामिल क्या क्या शामिल है। पहला पॉइंट है संस्थानों को मजबूत करना, सत्यनिष्ठा की संस्कृति का निर्माण करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कानूनी ढांचे को मजबूत करना आदि शामिल हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इन उपायों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, पर्याप्त संसाधनों और सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज प्राप्त करने तथा राष्ट्र के समावेशी विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किए बिना स्वयं के राष्ट्रीय हित की प्रोन्नति करने की नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इससे राष्ट्रों के बीच द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे तनाव के समाधान में नैतिक विचार किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, विशिष्ट उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे। दूसरे राष्ट्रों के हितों की परवाह किए बिना अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने की नीति राष्ट्रों के बीच संघर्ष और तनाव को जन्म दे सकती है। नैतिक विचार राष्ट्रों के बीच आपसी
सम्मान, निष्पक्षता और सहयोग को बढ़ावा देकर ऐसे तनावों को हल करने में मदद मिल सकती है, मदद कर सकते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए, जैसे स्वर्णिम नियम जैसे नैतिक सिद्धांत अन्य देशों के हितों के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके नैतिक दृष्टिकोणों के विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र यूएन। नैतिक विचार देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र अपने चार्टर और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के माध्यम से राष्ट्रों के बीच शांति, न्याय एवं सहयोग के मूल्य को बढ़ावा देता है। उदाहरण के तौर पर 1978 ईस्वी में मिस्र और इजराइल के बीच कैंप डेविड समझौते जैसे संघर्षों में मध्यस्थता में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका शांतिपूर्ण समाधानों को बढ़ावा देने में नैतिक विचारों के महत्व को दर्शाती है। हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में देखेंगे। WTO के नैतिक विचार। WTO सदस्य देशों के बीच निष्पक्ष व्यवहार प्रथाओं, गैर भेदभाव और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के तौर पर WTO के विवाद निपटान तंत्र के माध्यम से व्यापार विवादों को हल करना, जो निष्पक्षता और गैर भेदभाव के नैतिक सिद्धांतों को लागू करता है, राष्ट्रों के बीच संघर्ष और तनाव को कम करने में मदद करता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखेंगे के नैतिक विचार। ICJ संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग के रूप में कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करता है और न्याय को बढ़ावा देता है। उदाहरण के रूप में क्षेत्रीय विवादों को हल करने में ICJ की भूमिका, जैसे कि वर्ष 2002 में वियना कन्वेंशन से संबंधित भारत पाकिस्तान मामले पर ICJ का फैसला शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए निष्पक्षता एवं सम्मान के नैतिक सिद्धांतों को कायम रखता है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्पक्ष व्यापार और मानवाधिकार जैसे नैतिक सिद्धांतों को अपनाकर राष्ट्र समावेशी विकास को बढ़ावा देने, तनाव कम करने और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक सेवकों के समझ हित संघर्ष, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुद्दों का आ जाना संभव होता है। आप हित संघर्ष पद से क्या समझते हैं और यह लोक सेवकों के द्वारा निर्णय में किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? यदि आपके सामने हित संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए तो आप उसका हल किस प्रकार निकालेंगे? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। ठीक, अब हम सबसे पहले प्रश्न को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हम उत्तर को लिखेंगे। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। हितों का टकराव तब होता है जब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत हित या पूर्वाग्रह निष्पक्ष निर्णय लेने या निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है। सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां एक सिविल सेवक के निजी हित, वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध या संबद्धताएं जनता के सर्वोत्तम हित में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सिविल सेवकों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितों का टकराव विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। अब हम उदाहरण के रूप में एक सिविल सेवक किसी ऐसी कंपनी को अनुबंध दे सकता है जिसमें उनका वित्तीय हित हो, या वह भर्ती प्रक्रिया में परिवार के किसी सदस्य या मित्र को वरीयता दे सकते हैं। यदि हितों के टकराव की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो एक सिविल सेवक के लिए संघर्ष की पहचान करना और इसे हल करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने का एक तरीका संबंधित अधिकारियों को संघर्ष का खुलासा करना
और निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग करना है। अब हम उदाहरण के रूप में, यदि किसी सिविल सेवक की किसी विशेष परियोजना में वित्तीय रुचि है तो उन्हें अपने पर्यवेक्षक को इस संघर्ष का खुलासा करना चाहिए और किसी भी तरह की अनिश्चितता से बचने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लेना चाहिए। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। हितों का टकराव एक गंभीर नैतिक मुद्दा है जो सार्वजनिक सेवा की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता से समझौता कर सकता है। सिविल सेवकों के लिए इस मुद्दे के बारे में जागरूक होना, इसे टालने या हल करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देकर सिविल सेवक सार्वजनिक विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि निर्णय जनता के सर्वोत्तम हित में किए जाएं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक निजी कंपनी अपनी दक्षता, पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण के लिए विख्यात है। यद्यपि कंपनी का मालिक एक निजी व्यक्ति है, तथापि उसका एक सहकारिता वाला आचरण है जहां कर्मचारी स्वामित्व की भावना रखते हैं। कंपनी में लगभग 700 कार्मिक नियुक्त हैं और उन्होंने स्वेच्छापूर्वक संघ न बनाने का निर्णय लिया है। अचानक एक दिन सुबह एक राजनीतिक पार्टी के 40 आदमी जबरदस्ती फैक्ट्री में घुस आए और फैक्ट्री में नौकरी मांगने लगे। उन्होंने प्रबंधन और कर्मचारियों को धमकियां और गालियां भी दी। कर्मचारियों का मनोबल गिरा। यह स्पष्ट था कि जो लोग जबरदस्ती घुस आए थे वे कंपनी के वेतन पत्रक में होना चाहते थे और साथ ही साथ पार्टी के स्वयंसेवक सदस्य बने रहना चाहते थे। कंपनी ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखती है और सिविल प्रशासन, जिसमें कानून प्रवर्तन अभिकरण भी शामिल है, का कोई अनुग्रह नहीं करती। इस प्रकार के प्रसंग सार्वजनिक क्षेत्र में भी घटते हैं। अब हम पॉइंट दिया हुआ है। मान लीजिए कि आप कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। आप उपद्रवी भीड़ के गेट के अंदर जबरन घुस आने और कंपनी परिसर के भीतर धरना देने की तारीख को प्रचंड स्थिति के निष्प्रभावन के लिए क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट है, इस मामले में चर्चित मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान क्या निकाल सकते हैं? तीसरा है, प्रत्येक समाधान कार्रवाई का जिसको आप सुझाएंगे, आप सीईओ के तौर पर कर्मचारियों पर और कर्मचारियों के निष्पादन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने द्वारा सुझाई गई कार्रवाइयों में से प्रत्येक के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। अब हमें तीनों पॉइंटों के अनुसार उत्तर को लिखना है। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। केस स्टडी में एक निजी कंपनी शामिल है जो रोजगार की मांग कर रही है, हिंसक भीड़ का सामना कर रही है। सीईओ के रूप में तत्काल कार्रवाई का ध्यान कर्मचारी सुरक्षा सुनिश्चित करने, बातचीत में शामिल होने और यदि आवश्यक हो तो कानूनी हस्तक्षेप की मांग पर होना चाहिए। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कंपनी के सीईओ के रूप में गेट दुर्घटना के दिन की अस्थिर स्थिति को दूर करने के लिए मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा। पहला पॉइंट है, कर्मचारियों को सुरक्षा को प्राथमिकता देना, बातचीत में शामिल होना। कर्मचारियों को सुरक्षा को प्राथमिकता देना। दूसरा पॉइंट है, बातचीत में शामिल होना। तीसरा पॉइंट है, मध्यस्थता की पेशकश करना। चौथा पॉइंट है, कानूनी हस्तक्षेप की तलाश करना। अब हम प्रश्न के बी के आधार पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मामले में चर्चा किए गए मुद्दे के दीर्घकालिक समाधान में निम्नलिखित कदम शामिल हो सकते हैं। अब आगे के लिए क्या कदम शामिल हो सकते हैं? पहला पॉइंट है, सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना। दूसरा है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। तीसरा पॉइंट है, जन जागरूकता अभियान चलाना। चौथा पॉइंट है, स्थानीय अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत करना। अब हम
प्रश्न सी के आधार पर चलेंगे। चलिए अब हम प्रश्न सी के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे सुझाए गए कार्यों के परिणाम के बारे में। अब हम क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? कर्मचारी सुरक्षा को प्राथमिकता देना, संवाद में संलग्न होना, मध्यस्थता की पेशकश करना। अब हम सीधे कानूनी हस्तक्षेप की मांग करना। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष: प्रत्येक सुझाई गई कार्रवाई के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं और सीईओ को कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने, कंपनी के मूल्यों को बनाए रखना, साथ ही सकारात्मक कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए संभावित परिणाम और जोखिमों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, आप एक पंचायत के सरपंच हैं। आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूल में उपस्थित होने वाले बच्चों को दिवस मध्य भोजन मिड डे मील दिया जाता है। हेडमास्टर ने अब भोजन तैयार करने के लिए एक नया रसोइया नियुक्त कर दिया है, परंतु जब यह पता चला कि रसोइया दलित समुदाय का है, उच्च जातियों के बच्चों में लगभग आधों को उनके माँ बाप भोजन करने की इजाज़त नहीं देते हैं। फलस्वरूप स्कूल में बच्चों की उपस्थिति तेज़ी से घट गई। इसके परिणामस्वरूप दिवस मध्य भोजन की योजना को समाप्त करने और उसके बाद अध्यापन स्टाफ को हटाने और बाद में स्कूल को बंद कर देने की संभावना पैदा हो गई। एवं प्रश्न दिया है, इस संघर्ष पर काबू पाने और सही और सुखद वातावरण बनाने की कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए सकारात्मक सामाजिक सुखद वातावरण बनाने हेतु विभिन्न सामाजिक खंडों और उपकरणों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। 250 शब्दों में हमें इसका उत्तर लें। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। केस स्टडी में प्राथमिक विद्यालय में एक दलित रसोइया के साथ भेदभाव शामिल है, जिसके कारण उच्च जाति के आधे बच्चों को भोजन से वंचित कर दिया गया है और स्कूल में उपस्थिति में भारी गिरावट आई है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। संघर्ष पर काबू पाने और ऐसी स्थिति में सही माहौल बनाने के लिए व्यवहार रणनीतियों में शामिल हो सकते हैं। पहला पॉइंट है संवेदनशीलता और जागरूकता। थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई। जागरूकता, सामुदायिक जुड़ाव होना चाहिए, माता पिता की भागीदारी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है संवेदनशील संचार होना चाहिए। एवं बी, ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए सकारात्मक सामाजिक माहौल बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों और एजेंसियों की जिम्मेदारियों में शामिल हैं। पहला पॉइंट है सरकार को ऐसे कानून और नीतियां बनानी और लागू करनी चाहिए जो समानता, समावेशिता और गैर भेदभाव को बढ़ावा दें। दूसरा पॉइंट है शैक्षणिक संस्थान स्कूलों को सक्रिय रूप से समावेशी और गैर भेदभावपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सिविल सोसाइटी संगठन गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों को सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट है मीडिया। जनमत को आकार देने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट है सामुदायिक नेता। सरपंच और स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित सामुदायिक नेताओं को सक्रिय रूप से सामाजिक सद्भाव और समावेशन को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। इन रणनीतियों को लागू करके और अपनी अपनी जिम्मेदारियां को पूरा करके विभिन्न सामाजिक खंड और एजेंसियां एक सकारात्मक सामाजिक माहौल बनाने में योगदान दे सकती हैं, जो समानता, समावेशिता और सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान को
गले लगाता है, चाहे उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। थैंक यू, धन्यवाद।